सत्यम गौर। महंगाई को रोकिए सरकार, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं। तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है। अगर सरसों तेल की बात की जाए तो सरसों के तेल की भी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल 100 के पार जा रहा है। और अगर सब्जियों की बात करें तो खास तौर जो प्याज है उसके दाम बढ़ रहे हैं, आलू के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर आसमान छू रहा है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं और जनता यहाँ पर परेशान है। महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई को लेकर जनता परेशान है और चुनाव की तैयारी में सरकार लगी हुई, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना भी साध रहा है। गन्ने की कीमतों पर कब यहां पर सही दाम मिलेंगे और गन्ना का भुगतान भी यहां पर लटका हुआ है और कई चीजों के मुद्दे हैं महंगाई को लेकर, जिससे कि जनता परेशान। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे कि रोजगार की बात हुई थी, रोजगार कितना मिला लोगों को, लोगों से अगर हमने बात की तो लोगों का रोजगार ही नहीं है, लोग इसको लेकर भी परेशान हैं, रोजगार नहीं। और जो रोज आम लोग हैं, जो खाने पीने वाले, जो रोजमर्रा के लोग हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानी उत्पन्न हो रही, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल हो या डीजल हो, साथ ही सब्जियां हो, उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो जो कि एक टाइम का खाना भी अब यहाँ पर मुश्किल पड़ रहा है। लोगों के जेबों पर खासा असर देखने को पड़ रहा है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही तो खासा असर तो देखने को मिलेगा। और आमदनी उतनी है नहीं, क्योंकि कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार ठप हो गए हैं। और अब चुनाव की तैयारी में सरकार लगी हुई, विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े फिर से दावे किए जा रहे हैं। और जब सत्ता में सरकार आई थी योगी सरकार, तब भी बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन दावे कहां तक सही हैं, कितने कारगर साबित हुए, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, वो सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे। तो महंगाई को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं, आपसे रूबरू करा दो। हमारे साथ निखिल रस्तोगी जुड़े हैं लखनऊ से और वाजिद भी जुड़े हैं हमारे साथ मुरादाबाद से, और इसके साथ ही तौफिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तौफिक के पास चलेंगे। तौफिक, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई को लेकर यहाँ पर विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर है। बड़े बड़े वादे किए गए थे जब सरकार आई थी कि महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी यानी कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो जमीनी हकीकत क्या है? जी, अमेठी जिले में महंगाई अन्य जिलों की जगह ज्यादा ही नजर आ रही है और मनुष्यों की सीधी सी बात है कि रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत चीजें होती है, इन चीजों पे ही महंगाई साफ देखने को आ रही है। इस महंगाई को लेकर सपा ने धरना प्रदर्शन भी किया था। महंगाई कम करने के लिए फिलहाल ना तो अभी सपा के पास कुछ ऐसा मुद्दा सामने आया है, ना भाजपा के सामने आया है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि महंगाई के नाम पे डीजल पेट्रोल जो कि केंद्र से निर्धारित हो रहा है, उसके अलावा यहाँ पे जो रसोई गैस जो खाने के लिए आवश्यक है, 880 रुपए रसोई गैस मिल रहा है। एक बार रसोई गैस फ्री में बांट दिया गया गरीबों के, लेकिन अब जो है वो रसोई गैस बनाने के लिए खरीदना लोगों की। तौफिक, आपके पास कुछ लोग मौजूद हैं, मैं देख पा रहा हूं जो वीडियो में, उनसे जरा बात करने की कोशिश करिए कि जब सरकार आई थी महंगाई को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए कि महंगाई कम हो जाएगी, जो चीजें हैं वो कम रेट में मिलेंगी, जो सब्जियां हैं वो सस्ती हो जाएंगी, दालें सस्ती हो जाएंगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, लेकिन अब हकीकत कुछ और है। लोगों से बात करिए। जी, हमारे पास मौजूद है सलन जी, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि ये बताइए कि पहले बहुत कुछ सस्ता था, डीजल पेट्रोल से लेकर सब्जी और दाल खाली सब्जी थी, आज बहुत महंगा है, इससे क्या रहा है यार? सरकार तरह से उठा रही है, तरह से अब सबसे जरूरी तो घर के लिए कड़वा तेल और ये महंगा चल रहा है, रसोई गैस वो सबसे ज्यादा ये तो बहुत ज्यादा महंगाई लगभग सरकार को करे। और हमारे यहाँ जैसे अमेठी की बात आती तो अमेठी में कुछ जैसे दुकानदार बिचौलिया ये लोग आम दैनिक भी बिल से भी ज्यादा सामान बेचते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ किसी भी दुकान में यहाँ लगभग जो सरकार में रेट कम होगा तो यहाँ पर वैसे भी इसका रेट यहाँ पर ज्यादा है। और दरअसल सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे आज हम लोग खास महंगाई की बात करें तो यहाँ पहले कोरोना कोविड के पहले ट्रेन चल रही थी, पैसेंजर चल रही थी, मेमो चल रही थी, बरोड़ा चल रही थी, तो लखनऊ सुल्तान जाने के लिए काम चल रहा था। लेकिन आज तो ट्रेन बंद है
इसकी वजह से वो की हालत ये है वो भूसा की तरह, और उसमें भी पैसा अधिक देना पड़ता है, जो एक इस वक्त के चलते वैसे भी लोग तंग है और उसके चलते कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। तौफीक, इनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए, सरकार कहती है कि हमने रोजगार दिया है लोगों को, तो क्या रोजगार लोगों तक पहुंचा है क्या? और भी लोग हैं आपके साथ, उनसे बात करिए। सरकार अभी दावा कर रही है कि हमने जो है प्रदेश में लोग रोजगार दिया है। रोजगार के प्रति आपका क्या है? रोजगार अब ये कोविड के चलते तो अभी हम लोग को कुछ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे जो मजदूर टाइप है उनको मनरेगा चलवा है, उससे तो मनरेगा मजदूर के लिए तो काम चल रहा है, लेकिन उतने में मजदूर बाहर आदमी मिडिल क्लास है उसके लिए क्या करती सरकार, उससे तो कुछ कहना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। मिडिल क्लास में बैठा जैसे प्राइवेट स्कूल वाले हैं, बेचारे 2 साल से स्कूल बंद पड़ा है, उनकी फीस बातें, उनका स्कूल चलता वो बिल्डिंग भी हमने फीस बना, तमाम तरह के हैं, और लोग तमाम और तरह के काम है उनकी काम बंद पड़े हैं, काम से अपना वो काम चलाते थे, तो लगभग उनके रोजगार के सामने दिक्कत आ रही है। अब लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं है, क्योंकि 2 साल से लगभग लोगों के सामने बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ 8 अभी सरकार वो सरकार की तरफ कर पा रहे हैं कि दे पा रहे हैं, लेकिन सरकार ज्यादा तो खुद निर्भर बनना पड़ेगा, तभी अपना काम कर पाएगा। तौफीक, 2022 के लिए जरा जानने की कोशिश कर रही है कि 2022 में किसको वो चुनेंगे यहाँ पर? 2022 में चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है कि किसी तरह जो लोगों को यहाँ तो लगता है लड़ाई भाजपा और सपा के ही बीच, कौन बाजी मान लेगा ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल भाजपा भी अपनी तरफ से ताकत लगा रखी है और सपा वाले भी पूरी तरह उत्साहित है 2022 में सरकार बनाने की, लेकिन दोनों के बीच पार्टी की टक्कर होगी। तौफीक, लेकिन इनसे ये जानने की कोशिश करिए, जहां पर सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, योगी सरकार ने विकास को लेकर, चाहे वो सड़क हो, गड्ढा मुक्त सड़क के वादे किए थे, आवास योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के भी वादे किए गए थे, क्या लोगों तक ये योजनाएं पहुंची हैं? अगर पहुंची हैं तो 2022 का जो चुनाव है तो वो किसकी तरफ उनका रुख है? या बीजेपी को वोट देंगे, या सपा को देंगे, या बीएसपी को देंगे, या किसी अन्य पार्टी को? जैसे कि सरकार का दावा बाद में हुआ था, बाढ़ से लेकर रोजगार विकास के लिए कहा जा रहा, तो अभी दावा किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि इस विकास के नाम पे सरकार को सुना जाएगा या फिर सपा या देखिए, सरकार किसी की भी आ सकती है, काम सभी लोग करते हैं, सभी सरकार आती है, काम कितना संतुष्ट है आप? कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई कम कर पाता है, लेकिन हम तो मतलब ज्यादातर चाहते हैं यहाँ पर अब सपा गवर्नमेंट जाने के चाहते हैं, वहाँ पर लोग हर आदमी गाँव में ज्यादा नाम समाजवादी पार्टी का अगर ये इसकी हालत सही होती तो क्या लग रहा है कि उसको क्यों बदला जाएगा? मैं हमारे जनपद में तो लगभग हम जहाँ तक जा रहे हैं, जैसे कुतुब बाजार, मौना रोड, आप इधर कोई भी कुतुब बाजार आस पास इधर जाने वाली रोड लगभग ड्रेनेज है, जिससे सरकार की किरकिरी होती है, यहाँ के माननीय लोगों की किरकिरी होती है, जिससे ये लगता है कि यहाँ पर अमेठी में तो भाजपा का लगभग। तौफीक, मैं देख पा रहा हूँ कि और भी लोग आपके पास मौजूद हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए कि बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। जी, आप बताएंगे। कोई बोलेगा यहाँ से? इधर जाओ। ये बताइए कि इस समय महंगाई बहुत हो जा रही है, इसलिए आप क्या जो है किसको दोषी मान रहे हो, क्या मान रहे हैं कि सरकार विफल हो रही है, और या जो है इस महंगाई का कारण या इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान तो ये जैसे कि सरकार हम लोग दोषी के रूप में अगर कहा जाए तो वर्तमान सरकार से मामला डिफरेंट होता है। ये प्रकार की मोटरसाइकिल के लिए तेल देखा जाए तो 100 रुपये लीटर हो चुका है, यहाँ पर आम आदमी के लिए सरकार
सरकार से लगभग यहाँ देखिए नहीं मिल रहा, जैसे किसी भी चाय की दुकान पर अगर बैठा जाए तो ये सारी बातें हो रही है कि सरकार बदल गई, किस प्रकार की समस्याएं हो रही है, जो चर्चाएं बनी हुई है। जी ठीक है तौफीक। चलिए निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, सीधा निखिल का रुख कर लेते हैं। निखिल, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तेल, पेट्रोल और तेल के भी दाम बढ़ रहे हैं, साथ ही सरसों तेल के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। हर वो चीज़ है जो हम प्रयोग करते हैं रोजाना रोजमर्रा के में खाने पीने में, वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जब सरकार सत्ता पे आई थी तो उन्होंने महंगाई को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे कि महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल और डीजल के कम हो जाएंगे। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, कभी 23 पैसे का इजाफा होता तो कभी 30 पैसे का इजाफा होता, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? आपको बता दें, पेट्रोल के दाम 98 कुछ पैसे हैं, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी कंस्ट्रक्शन तो पेट्रोल के रेट बढ़े थे, लेकिन हम जनता या परिवार की बात करें तो गैस के सिलेंडर लगातार रेट उसके बढ़े हुए हैं। कहीं ना कहीं लोगों के गैस की सब्सिडी भी नहीं आ रही है। तेल की बात करें, कड़वा तेल अपने चरम सीमा के पार हो चुका है। हालांकि कहीं ना कहीं सब्जी की भी दाम करें वो भी अब कहीं ना कहीं बढ़ते रेट दिखाई दे रहे हैं। और बात करें सरकार की, तो सरकार सत्ता में आई थी तो उसने साथ कहा था कि महंगाई स्वास्थ्य कानून व्यवस्था सबसे बेहतर हम देंगे, लेकिन उसका मदद नहीं। इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं मंत्री अपनी चयन सीमा की पार चली गई है। पेट्रोल की दाम की बात करेगा, पेट्रोल के दाम जब तक कम नहीं होंगे या डीजल के दाम कम नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं से महंगाई कम नहीं होगी। लेकिन आम जनता जो है महंगाई कम चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको महंगाई कम देखने को मिल नहीं रही है। बात करें केंद्र में जब स्मृति ईरानी विपक्ष में थी तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिला था। अब वो सत्ता में है तो अब उनका विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके साफ तौर से देखने को उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे बहुत झटका महंगाई अहम मुद्दा बन के सामने आएगा। नौकरी भी कहीं ना कहीं बीजेपी से पीछे देखने को मिली थी। समाजवादी पार्टी की बात करें तो लगातार समाजवादी सरकार ने अच्छी नौकरियां दी है, अच्छा सब्जी के दामों में भी कम हुए हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई का अहम मुद्दा और नौकरी का मुद्दा लेकर समाजवादी सरकार सत्ता में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और 2022 की तैयारी लगातार की जा रही है। जी वाजिद, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और जब सरकार आई तो बहुत सारे वादे किए, गड्ढा मुक्त सड़क हो या फिर लोगों तक आवास पहुंचाना हो, तो कितना ये सफल साबित हुआ है? क्या लोगों तक आवास पहुंचे हैं जिन लोगों को जरूरत थी, या ऐसा हुआ है कि जो अपात्र लोग थे उनको यहाँ पर योजनाओं का फायदा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तो सरकार ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया था जितनी सड़कें गड्ढा युक्त है उन सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन दरअसल पर अगर हकीकत की बात की जाए तो बरसात का मौसम चल रहा है, यहाँ पर कोई भी सड़क गड्ढा युक्त नहीं दिखाई दे रही है, सारी सड़कें गड्ढा मुक्त दिखाई दे रही है। जिसके चलते यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो सरकार के वादे थे कहीं न कहीं सरकार के ही सरकारी अधिकारी फलीसा लगाते नजर आ रही है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात की जाए तो मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को कम लाभ मिला है और अमीरों को ज्यादा लाभ मिला है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए बढ़ते दाम और महंगाई की तो डीजल, पेट्रोल, अन्य और भी जो भी जरूरी गरीब जनता की सामान है खान पान के, उन पर भी महंगाई बढ़ती नजर आ रही है, जिसमें जनता काफी परेशान है। जी कहीं ना कहीं वाजिद ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार आई थी अपने बड़े वादे लेकर, ये सारे विफल होते साबित दिखाई दे रहे हैं और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। यहाँ पर ग्राम प्रधानों से ऐसी तस्वीरें गाँव से सामने निकल कर आती हैं जब हम कई खबरें चलाते हैं जिसमें यहाँ पर लोग ये कहते नजर आते हैं कि ग्राम प्रधान हमें आवास नहीं दे रहा है। अगर हम आवास के लिए उसके पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं कि हमारा कच्चा मकान है, हमें आवास की जरूरत है, जिस तरीके से सरकार मुहैया करा रही तो वो 20,000 10,000 रुपए की मांग करता है। वाजिद जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, अगर मुरादाबाद के मोंडा पांडे ब्लॉक की अगर बात की जाए तो मोंडा पांडे ब्लॉक में सबसे ज्यादा धांधलीबाजी का मामला सामने आया था, जिसमें मुरादाबाद प्रशासन ने संज्ञान लिया था। मुरादाबाद के मोंडा पांडे ब्लॉक में
दर्जन भर से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर पात्रों को आवास नहीं मिला, लेकिन पात्रों को आवास मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर बिल्कुल लोग अधिकारी और मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिन लोगों को आवास मिलने चाहिए थे उन लोगों को आवास नहीं मिले हैं, और जिन लोगों को आवास पहले से ही मिल चुके हैं और जो अरब और करोड़पति आदमी हैं उन लोगों को फिर से ही प्रधान और सेक्रेटरी और गाँव का जो अधिकारी होता है उन लोगों के थ्रू ये सब धांधलेबाजी का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान लोगों को आश्वासन दे दे करके जीत हासिल की है, लेकिन अभी भी कुछ ग्राम प्रधानों के डोनल नहीं खुले हैं गांव में, ना ही कोई विकास करा पा रहे हैं और ना ही किसी तरीके का जो गरीब जनता है, जिस तरीके से अगर बात की जाए सरकारी नल की, तो सरकारी नल यहाँ पर सबसे ज्यादा जनपद इस समय गाँव में होते हैं। गाँव में सबसे ज्यादा सरकारी नलों की समस्याएं हैं, खराब पड़े हैं, बिल्कुल घंटों घंटों तक नल को चलाना पड़ता है, पानी नहीं आ पाता, जिसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नवनिर्वाचित प्रधान भी कहीं ना कहीं सरकार की सारी योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। जी बिल्कुल वाजिद। तौफिक आपके पास आना चाहेंगे। अब तौफिक, जिस तरीके से सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, क्या उनका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पा रहा है? ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उनको उस चीज का लाभ पहुंच रहा है? जैसे कि आवास योजना हो गई, गड्ढा मुक्त सड़क की बात की गई, कितनी अमेठी में सड़कें हैं जो गड्ढा मुक्त हुई हैं? जी अमेठी की बात करें तो यहाँ पे राज्य मंत्री प्रदेश से बिलोंग करते हैं, विधायक राज्य मंत्री पूरे स्वास्थ्य हो गए हैं। यहाँ के अभी हमारे साथी ने स्मृति ईरानी की बात की तो यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, और तीसरा प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा, तीन मंत्री हमारे अमेठी से बिलोंग करते हैं। और योजनाओं की बात करें तो बहुआ में एक व्यक्ति का आवास का पैसा पूरा निकल गया, आवास की जो है मॉनिटरिंग हो गई, लेकिन वास्तव में उसको तक पहुंचा ही नहीं। इसी तरह सुजानपुर में व्यक्ति को 2017 में आवास मिला, उसको आवास नहीं मिला था, उसके मरने के 6 महीने बाद उसको आवास बनवाने की कोशिश की जा रही थी अधिकारियों द्वारा। जब मीडिया में जानकारी हुई तो कुछ इस तरह से अमेठी में चल रहा है। और जब भी बात किया जाए तो अमेठी की कोई भी ऐसी सड़क नहीं बताया जा सकता जिसमें ये बताया जा सके कि हाँ ये गड्ढा मुक्त है। सारी सड़कें गड्ढा युक्त ही कहा जा सकता है, गड्ढा मुक्त कोई सड़क नजर नहीं आती। चलिए निखिल, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सारी सड़कें यहाँ पर गड्ढा युक्त हैं, मुक्त नहीं हुई हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी, और महंगाई का जो भी वादा कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहा है, जैसा कि हमारे वाजिद अली ने बताया। और मेरठ से हमारे साथ जुड़े तौफिक ने जनता से बात की। जनता खुद वहाँ पर कहती हुई नजर आ रही कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता ही कह रही वो चीज़ है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तेल टमाटर आसमान छू रहा है, दामें आसमान छू रही हैं, और लगातार इन सब चीज़ों की दाम बढ़ते जा रहे हैं। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए, कोरोना की जो दूसरी लहर हमने देखा कि लखनऊ हो, चाहे मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कोई भी शहर की बात कर ले, हर जगह तबाही मची थी। और उत्तराखंड की भी बात कर रहे हैं, रुड़की में 5 लोगों की मौत हुई थी, मुझे याद है, ऑक्सीजन की कमी से। और आगरा में 8 लोगों की मौत हुई थी ऑक्सीजन कमी से। कई ऐसे शहर थे जहां से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई। अब लखनऊ की तस्वीर क्या है? जो तीसरी लहर आने वाली है, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं अभी सरकार की तरफ से, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, वो जमीनी हकीकत क्या है निखिल? अभी की जमीनी हकीकत क्या है अस्पतालों की, ये बताइए। और 2022 का जो चुनाव है उसके बारे में बताइए कि बीजेपी पर इसका कितना असर पड़ेगा जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। जी आपको बता दें, दूसरी लहर की बात करें तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई थी। हालांकि सरकार लाख कोशिश कर रही थी, सरकार ने लगातार कोशिश की, लेकिन नीचे बैठे जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं वो उनकी सुनने को ना तैयार हो। खुद नेता उनको फोन करते थे तो उसका फोन उठता था। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको बताया ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही देखने को लगातार मिल रही थी, तो इसमें अस्पतालों की लापरवाही ज्यादा देखने को मिली थी। आम जनता की बात करें, आम जनता को सरकार को वोट देते कि वो हमारी सुनेगी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में ऐसी लापरवाही देखने को मिली थी जो कभी देखने को नहीं मिली थी। इसको देखते वक्त जनता भी इस चीज को दिमाग में बचाए रखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ स्वास्थ्य की सेवाएं अधूरी रह गई थी। अब तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। ऑक्सीजन के प्लांट भी काफी मात्रा में लगा दिए गए हैं, किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। लखनऊ के भी लगातार अस्पताल को चक्कर लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं लखनऊ की बात करें तो आईसीयू के बेड भी कई तैयार कर दिए कि किसी चीज की कमी ना हो। जी, और तीसरी लहर की बात करें तो बच्चों के लिए ज्यादा राहत बताई जा रही थी, बच्चों के लिए भी कई आईसीयू बेड भी तैयार किए गए। जी हाँ,
निखिल, जैसा कि आपने बताया कि तीसरी लहर की व्यवस्था पूरी कर ली गई सरकार की तरफ से, सरकार भी कह रही मैंने पूरी तैयारी कर ली है और चुनाव अब पास आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, यहाँ पर सरकार पर हमलावर होता है आए दिन कि आपने तैयारियां पूरी नहीं की, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। तो इसका क्या माना जाए, यहाँ पर क्या जो विपक्ष है ये राजनीतिक रोटियां सेक रहा है स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर? जी आपको बता दें, गड्ढे की बात करें तो इसमें कहीं से कोई छुपी बात नहीं है। कानपुर हाईवे की बात कर ले तो गड्ढे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो बंसरा कानपुर हाईवे तो बंसरा पड़ जाता है, कहाँ पे गड्ढे लगातार देखने को मिलते हैं। आज भी कोई ना कोई एक्सीडेंट भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को रोड को नीचे फेंकना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो तीसरी जगह को लेकर सरकार पूरी तरह से होती है। जब भी कोई विपक्ष में होता है तो सरकार के ऊपर हमलावर होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई नई बात नहीं है। गड्ढे की बात करें तो सड़क की बात करें तो गड्ढा तो सड़क पर देखने को मिला, इसमें कहीं से कोई छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे के अधिकारी उनकी सुनने को तैयार ही नहीं, तो गड्ढा मुक्त हो ही नहीं पा रहे, गड्ढा आयुक्त जरूर है। ठीक है वाजिद, जिस तरीके से क्राइम की भी बात हुई थी कि उत्तर प्रदेश से क्राइम खत्म हो जाएगा, ठोको नीति चली जिस पर विपक्ष ने बड़े निशाने साधे, और जब ब्राह्मण सम्मेलन भी यहाँ पर बीएसपी कर रही है और बीएसपी ये कहती है कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज इसलिए हैं कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार किया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तरफ तो यहाँ पर ये बात होती है कि क्राइम कम हो, जब बीजेपी में विकास दुबे जैसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है, मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की जाती है, तो ये गलत क्या है इसमें? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जब से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सत्ता में आई है तभी से क्राइम पे बहुत सा कंट्रोल हुआ है। अगर मुरादाबाद की बात की जाए तो मुरादाबाद के एसएसपी जो है बिल्कुल क्राइम को लेकर के अलर्ट नजर आते हैं। अगर किसी तरीके की भी कोई सूचना होती है तो तत्काल उसको प्रमुखता से लिया जाता है और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जेल भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को इस तरह अलर्ट कर रखा है, ये बहुत ही गुर्दर्द वाली उनके लिए बात है। क्राइम की अगर बात की जाए तो क्राइम इस सरकार में बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। सपा की अगर नेताओं की बात की जाए तो जो जिन लोगों ने गलत व्यवहार जनता के बीच में जाके किए थे, माल हड़पा था, जो भी जिस तरीके की संपत्ति जैसे मामले नेताओं ने सपा के हड़पे थे, उनके खिलाफ इस सरकार में कड़ी कार्रवाई कर जेल भेजा जा चुका है। तो इस सरकार में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था दुरुस्त दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल वाजिद, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था दुरुस्त दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष है ये राजनीतिक रोटियां सेकता हुआ यहाँ जरूर दिखाई देता है। कई हमने डिबेट की, उसमें यहाँ पर क्राइम के मुद्दे को उठाया गया और उन्होंने ये बताया कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है योगी सरकार में, लेकिन योगी जी ने यहाँ पर जो यहाँ पर अपराधी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, विकास दुबे जैसे लोगों पर कार्रवाई की, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन सरकार को यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ब्राह्मणों का साथ लेकर 2022 का उनको चुनाव दिख रहा है, 2022 की गद्दी दिख रही है। चलिए तौफिक का रुख कर लेते हैं। तौफिक अमेठी से हमारे साथ जुड़े हैं लगातार और जनता से भी लगातार बात कर रहे हैं अमेठी से, और ताजा रुझान पहुंचा रहे हैं कि जनता का क्या रुख है 2022 चुनाव को लेकर। तौफिक, फिर एक बार हम आपके पास आना चाह रहे हैं। तौफिक, ये बताइए, क्राइम के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो अमेठी में क्या क्राइम रेट है अभी? क्राइम की जो रणनीति है वहां पर क्या लगता है, क्राइम कम हुआ या नहीं हुआ अमेठी में? अपराध की बात करें तो अमेठी में अपराध कम होने का नाम तो नहीं लिया जा रहा है। ये अलग बात है कि पुलिस की सक्रियता के चलते उसको खुलासा भी हो रहा है, लोग जेल भी जा रहे हैं, लेकिन अपराध की संख्या पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ी हुई है। पहले की अपेक्षा ज्यादा बड़ी हुई, लेकिन पुलिस भी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। सरकार कहीं भी यहाँ पर ढीलमुल रवैया कहीं भी नहीं दिख रहा सरकार का, लगातार यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो अब ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है बीएसपी की तरफ से, और सपा भी यहाँ पर लगी हुई है अपने वोटों को लुभाने के लिए, मुस्लिम वोट हो, यादव वोट हो, तो क्या लगता है सपा और जो बीएसपी है ये क्या बीजेपी पर कितना प्रभाव डालेगी 2022 के चुनाव पर? क्या यहाँ पर बीजेपी को झटका लग सकता है 2022 पर? क्या यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन देखने को मिल सकता है 2022 में? जी, 2022 में जो अब देखा जा रहा है चुनावी ब्राह्मण और मुस्लिम को से जोड़ दिया जाए तो इस नजरिए से देखा जा रहा है कि ब्राह्मण के साथ यदि मुस्लिम हो गया जिसके साथ ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसके साथ हो जाएंगे, जीत उसकी पक्की है। और इसी फंडे पर लेकर जो है बसपा सपा चुनाव में कदम आगे बढ़ा रही है। ये माना जा सकता है कि जो सोहेल देव की पार्टी है वो क्या बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है?
चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। निखिल आपका भी, और तौफीक और वाजिद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए महंगाई के मुद्दे को लेकर। तो महंगाई को रोकिए सरकार, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही। पेट्रोल हो, डीजल हो, दाल हो, या फिर कोई सब्जियां हो, जो भी आलू हो, टमाटर हो, सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर जो जनता है वो त्रस्त होती नजर आ रही। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, सियासत की नजाकत से संस्कृति की विरासत तक, चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर। देखिए खबर उत्तराखंड सिर्फ लोकमंच पर। आपके एक एक वोट का हिसाब